किसी भी अपराधी को जज के द्वारा फांसी की सजा देने की बात आप तो पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन किसी जज को फांसी की सजा सुनाया गया हो, ऐसा सुना है क्या आपने? ये कहानी पुरानी जरूर है, पर है हकीकत। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आजाद हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक जज को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। सो वेलकम टू क्राइम अगेन। आज आप सुनने जा रहे हैं 60s के तो फेमस मर्डर केस राजकुआ मर्डर्स। पूरी कहानी जानने के लिए चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं आसाम के एक जगह डुबरी में। कहानी है 1969 की। डुबरी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पे उपेंद्रनाथ राजखोआ नाम के एक जज की तैनाती होती है। उपेंद्रनाथ राजखोआ जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लॉ की पढ़ाई करने के बाद कुछ साल तक लॉ के प्रैक्टिस करने के बाद जज बने। पहले वो आसाम के अलग अलग जगह पे जज रह चुके थे। उनके कार्यकाल के अंतिम समय पे उनको डुबरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पे पोस्टिंग किया गया। 1969 को वो डुबरी पहुंचते हैं। कुछ दिन वो सर्किट हाउस पे रुकते हैं, फिर कुछ दिन बाद उनको सरकारी बंगलो अलॉट कर दिया जाता है। राजखोआ के परिवार में उनकी पत्नी पुतुली राजखोआ, जिनके साथ शादी के 30 साल हो चुके थे, साथ में 3 बेटियां भी रहती थी। बड़ी बेटी निर्मली राजखोआ, दूसरी बेटी जोनाली राजखोआ और सबसे छोटी बेटी रूपलेखा राजखोआ, जिनको घर पे लीनू, लूना और रूपाली के नाम से भी बुलाया जाता था। गुवाहाटी में उनके खुद के ही रेसिडेंस था, जहां उनके पत्नी 3 बेटी के साथ रहती थी। बड़ी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, बाकी के दोनों बेटियां अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे थे। कभी कभी उनके फैमिली उनके पास घूमने भी आ जाते थे। डुबरी में उनकी पोस्टिंग सिर्फ 1 साल के लिए ही था, क्योंकि 2 फरवरी 1970 को वो रिटायर्ड होने वाले थे। अक्टूबर 1969 राजखोआ के पूरे फैमिली दुर्गा पूजा के छुट्टियां मनाने गुवाहाटी से डुबरी आ पहुंचे थे और उनके साथ रहने लगे। छुट्टियां खत्म होने के बाद लूना और रूपाली गुवाहाटी वापस चले गए, क्योंकि उनके कॉलेज ओपन हो चुके थे और कुछ महीने में उनके एग्जाम आने वाले थे। जनवरी 1970 राजखोआ ने बिकन प्रसाद राव, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पियोन थे, उनको बताया कि बंगलो बाथरूम के बाहर एक बड़ा पेड़ है, उसको जड़ से उखाड़ दो, क्योंकि पेड़ बाथरूम के खिड़की को कवर कर रहा है। राउत ने मोहम्मद शहीद अली, जो कि असिस्टेंट जज कोर्ट में पियोन थे, उनके हेल्प से वही किया, जिसमें बंगलो के माली ने भी हेल्प किया। पेड़ उखाड़ने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढे को उसी तरह छोड़ दिया गया, क्योंकि राजखोआ नहीं चाहते थे उसको मिट्टी से भरा जाए। उन्होंने बताया वहाँ वो फूलों के पेड़ लगाना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद शहीद अली को बताया एक और पेड़ उखाड़ने के लिए, जो कि माली के क्वार्टर के ईस्ट साइड पे था। उन्होंने बताया कि वहाँ वो कुछ लोटस के पौधे लगाना चाहते हैं, जो कि कुछ बिहार से लाया जाएगा। राजखोआ ने 2 फरवरी 1970 को उनकी पदवी से रिटायर हो गए, पर वो तुरंत बंगलो खाली नहीं किया। 10 फरवरी 1970 को सरस्वती पूजा के दिन राजखोआ ने जितने भी बंगलों के सर्वेंट्स हाउस हेल्प थे उनकी छुट्टी कर दी। बीकन के बयान के हिसाब से वो जब उमेश वैश्य, जो कि डिस्ट्रिक्ट इन सेक्शन कोर्ट के हेल्पर थे, उनके साथ बाहर से आए, देखा कि राजखोआ उनकी पत्नी और बड़ी बेटी लीनू के साथ कहीं से आ रहे थे। बाद में तीनों मिलके बोन फायर के पास बैठ के बात कर रहे थे। फरवरी के महीने में आसाम में बहुत ठंड पड़ती है, तो बोन फायर के पास बैठना वहाँ की आम बात है। फिर रात को डिनर करने के बाद सारे सोने चले गए। उसी रात आखिरी बार लोगों ने उनकी बीवी और बड़ी बेटी को जिंदा देखा था। 11 फरवरी को बिकन राजखोआ के बंगलों में आए। राजखोआ ने उनको बताया पुतुल, जो कि उनकी पत्नी, और बड़ी बेटी लीनू वापस चले। ये भी बताया कि खुद राजखोआ ने उन्हें छोड़ने के लिए बस स्टॉप गए थे। जब बिकन ने पूछा कि कल रात तक तो जाने के बारे में कोई प्लान नहीं हुआ था, राजखोआ ने बताया कि उनको कल रात को ही पता चला उनके करीबी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गया है, इसीलिए सुबह सुबह वो निकल गए कोकराझर के लिए, जहाँ उनके रिश्तेदार रहते हैं। राजखोआ ने उसके बाद बिकन को मार्केट भेजा। जब वो मार्केट से वापस आया, देखा कि राजखोआ कपड़े धो रहे थे। बिकन ने बताया कि आप ये क्यों धो रहे हैं, कोई और कर लेगा। राजखोआ ने बताया नहीं, हम करेंगे, वैसे हम रिटर्न हो चुके हैं। बिकन बाहर निकल के देखा नाली में
लाल रंग के पानी आ रहे थे। उसे लगा कोई कपड़ा लाल रंग का है, इसीलिए रंग उतर रहा होगा। उसने कुछ बताया नहीं, पर सबसे हैरानी की बात ये थी कि बाथरूम के बाहर का जो गड्ढा था वो भर चुका था, पर उसी जगह पे कोई भी नया पेड़ नहीं था। जज से पूछा तो बताए पौधे अभी तक नहीं आए, गड्ढे रहेंगे तो कोई गिर जाएगा, इसीलिए भर दिया। जब नए पौधे आएंगे वहाँ लगा देंगे। उपेंद्रनाथ राज को आके दोनों बेटियां लूना और रूपाली उसी टाइम पे गुवाहाटी में उनके मामा बराताचरण शर्मा के घर पे रह रहे थे। वहाँ रह के पढ़ाई कर रहे थे। बराता पुतुल के बड़े भाई हैं। देख 14 फरवरी 1970 राज को बराता को कॉल किए, बताए कि लूना और रूपाली को डुबरी भेज दो। उन्होंने एक दार्जिलिंग फैमिली ट्रिप प्लान किया है। बराता ने बताया कि दोनों के एग्जाम है, पर राजकुमार ने बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर बराता ने लूना और रूपाली को शाम के बस में डुबरी भेज दिया। राजकुमार खुद बस स्टैंड गए थे उनको लाने के लिए। आने के बाद दोनों ने उनकी माँ और बड़ी बहन के बारे में पूछा। जज ने पहले जैसी सेम बात बताई कि उनके रिश्तेदार लाखी गोस्वामी के घर कोकराझर गए हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। बिगन के बयान के हिसाब से लूना और रूपाली को लास्ट उन्होंने 25 फरवरी 1970 को सुबह के 10 बजे देखा था। करीब दोपहर को 2:30 बजे को किसी के साथ राजकुमार बात कर रहे थे जो कि ब्लैक कार पे थे। फिर करीब शाम के 4:30 बजे राजकुमार रिटर्न किए और बिगन को बताया कि उन्होंने दोनों बेटी को उनकी फ्रेंड के साथ कार में गुवाहाटी भेज दी, क्योंकि उनको थोड़ा स्टडी इशू हो रहा था। 26 फरवरी को राजकुमार ने दूसरा गड्ढा को भी भर रहे थे, जिसमें उमेश वैश्य उनके हेल्प कर रहे थे। देखते देखते 13 अप्रैल 1970 हो गया। राजकुमार बराता शर्मा को 2 लेटर भेजे, बताया कि उनकी पत्नी पुतुल वापस गुवाहाटी नहीं जाएंगी। शनिवार को पुतुल ने फोन किया था, वो खुद भी मंगलवार रात को दिल्ली के लिए निकल रहा है। ये बताया कि लूना और रूपाली एग्जाम नहीं देंगे, वो वापस गुवाहाटी जून को आएंगे। 15 अप्रैल 1970 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज उपेंद्रनाथ राज को सरकारी बंगलो खाली कर देते हैं और सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से सिलीगुड़ी निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो गौरीपुर निकल जाते हैं, जहाँ वो मिस्टर सत्य प्रकाश चक्रवर्ती के घर जाते हैं, जिनका बेटा है जयप्रकाश चक्रवर्ती, जिसको राजकुमार ने कोर्ट पे काम दिलवाया था। जयप्रकाश के घर पे राजकुमार ने 3 दिन रुके। जब उनको फैमिली के बारे में पूछा गया, राजकुमार ने बताया कि वो दिल्ली में रहते हैं। वहाँ से जाने से पहले राजकुमार रिक्वेस्ट किए कि उनके यहाँ आना और यहाँ से सिलीगुड़ी जाने के बाद किसी को मत बताना। उसके बाद वो निकल गए सिलीगुड़ी के लिए और सफियो होटल पर रुकने लगे। ऐसे ही जून 1970 हो गया। एक और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डुबरी में तैनाती हुए। नया जज पूरे फैमिली के साथ उसी बंगलो में शिफ्ट हो गए। बराता शर्मा जो कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे आसाम के, बहुत कोशिश किए उनकी बहन और भांजी के बारे में पता करने की, पर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाई। वो डुबरी भी गए थे, वहाँ कुछ खास नहीं पता चला। एक बार वो पता करने डुबरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन कोर्ट गए थे। राजकुमार के दोस्तों से मिलने वहाँ उनसे जयप्रकाश चक्रवर्ती मिल गए। उनसे बात करने के बाद पता चला राजकुमार अभी सिलीगुड़ी के सबवे होटल के रूम नंबर 3 पे रुके हुए हैं। ये बात बराता को अजीब लगी, क्योंकि राजकुमार ने बताया था वो दिल्ली जा रहे हैं, वो सिलीगुड़ी में क्या कर रहे हैं। 25 जुलाई 1970 को बराता शर्मा और अपूर्व बरुआ जो कि राजकुमार के ब्रदर इन लॉ थे और डीएन कहाली जो कि ऑफिस इंचार्ज थे डुबरी पुलिस स्टेशन के, सिलीगुड़ी के सभ्यक होटल पर पहुंचते। राजकुमार को जब पूछा गया फैमिली कहाँ है, पहले वो बताए कि वो दिल्ली में है, पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बोल पाए। बाद में बताए वो रिलेटिव के घर पर है, पर रिलेटिव्स की कोई भी डिटेल्स नहीं दे पाए। ये सब सुन के पुलिस को राजकुमार के ऊपर संदेह होने लगा। बहुत पूछने पर बताया कि जो भी मैं बताऊंगा लिख के बोलूंगा। एक पेपर उन्हें दिया गया। वो आसामीज में लिखने लगे कि पुतुली, लीनू, डोना और रूपाली जिंदा नहीं है। डिटेल्स बताते हुए बोले कि एक रात पुतुल ने वॉशरूम में गिर गई, सर पे चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। लूना ने स्लीपिंग टेबलेट्स खा ली थी, ओवरडोज की वजह से उसकी भी मौत हो गई। ये ट्रैजिक डेथ होने के बाद उनके दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, पता नहीं था कि क्या करे, इसलिए वो कुछ लोगों को बुलाए बॉडी डिस्पोज करने, और वो लोग बॉडी को लेके ब्रह्मपुत्र नदी में फेंक दिए। बदले में वो लोग सिर्फ 500 रुपए
लिए। इसके बाद जब दोनों छोटी बेटी को पता चला कि उनकी माँ और बहन की मौत हो गई है, ये सुनने के बाद वो ट्रॉमा में चले गए और दोनों ब्रह्मपुत्र नदी में कूद के जान दे दिए। ये सारी बात सुनने के बाद बारादा शर्मा ने राज खोआ को बोले कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और सेम स्टेटमेंट बोल दीजिएगा। उसके बाद वो रूम से निकल गए क्योंकि राज खोआ को कपड़े चेंज करना था। कुछ टाइम बाद रूम से जोर से आवाज आई। अंदर जाके देखा कि राज खोआ ने चाकू से अपने पेट पर वार कर लिए थे। घायल हालत में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अपूर्व बरुआ ने सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन पे एक केस दर्ज किया। जब बारादा को सिलीगुड़ी पुलिस स्टेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, वो डुबरी पुलिस स्टेशन में 4 अगस्त 1970 को एक केस दर्ज किए। 2 दिन लगातार राज खोआ को जेरा करने के बाद 9 अगस्त 1970 को उन्होंने सच्चाई कबूल करी। सच्चाई ये थी कि उन्होंने खुद उनकी पत्नी और 3 बेटी का हत्या करी और बॉडी को 19 वैश्य उनके हेल्पर के हेल्प से डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन कोर्ट के सरकारी बंगलों के कंपाउंड के अंदर दफना दिया है। और ये क्राइम उन्होंने 10 फरवरी और 25 फरवरी को किया था। ये बात सारे लोगों को चौंका दिया। एक जज रिटायर्ड होने के बाद क्रिमिनल कैसे बन गए? राज खोआ के कन्फेशन के आधार पे पुलिस ने बंगलों पे इंक्वायरी करने चले गए। राज खोआ ने बताया कि उनकी वाइफ और बड़ी बेटी को उन्होंने बाथरूम के बाहर जो बड़े गड्ढे था उसमें दफना दिया। बाकी के दोनों बेटियों को माली के क्वार्टर के बाहर जो दूसरा गड्ढा था उसमें दफना दिया। तत्कालीन जो जज वहाँ रह रहे थे उनसे परमिशन लेने के बाद दोनों गड्ढे को खुदाई हुई। पुलिस ने 2 स्केलेटन बाथरूम के पास वाली गड्ढे से और 2 स्केलेटन माली के क्वार्टर के पास वाली गड्ढे से निकाले। साथ में कपड़े, पजामा और ज्वेलरी ऐसे बहुत कुछ गड्ढे से बरामद हुई, जिसके हिसाब से 11 अगस्त 1970 को राज खोआ के क्राइम में हेल्प करने के जुर्म में 19 वैश्य को अरेस्ट किया गया। 13 अगस्त 1970 को उपेंद्रनाथ राज खोआ को सिलीगुड़ी हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया। उसके बाद कोर्ट के ट्रायल शुरू हुए। इन्वेस्टिगेशन के एविडेंस, राज खोआ के स्टेटमेंट सारे कोर्ट में पेश किए गए, पर उमेश वैश्य ने बाद में अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया। एविडेंस की कमी के कारण उमेश वैश्य को रिलीज कर दिया गया। राज खोआ एविडेंस के मुताबिक दोषी साब्यस्त हुए और 27 जनवरी 1973 को निचली अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद राज खोआ ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील किया। कुछ ट्रायल होने के बाद हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुनाई। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पे कायम रहे और इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिक्लेयर किया। एक पॉइंट जो कि इसी केस में हाईलाइट था कि हाउ कैन ए जज कमिट सच ए क्राइम। उसके बाद राज खोआ ने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन, जिसको हम हिंदी में दया याचिका भी बोलते हैं, फाइल किया। प्रेसिडेंट ने सारे कोर्ट के जजमेंट देखने के बाद फांसी की सजा पर कायम रहे। फाइनली 14 फरवरी 1974 को ये कहानी का फाइनल चैप्टर राज खोआ के फांसी के साथ अंत हुई। जोरहाट जेल में उन्हें फांसी दिया गया। पर सबसे बिगेस्ट मिस्ट्री ये है कि राज खोआ ने मरते दम तक बहुत पूछने के बाद भी ये नहीं बताए क्यों वो उनकी पत्नी और 3 बच्चे का हत्या किया। एक्चुअल वजह अभी तक किसी को नहीं पता। पर कुछ लोग बोलते हैं कि राज खोआ के पत्नी का उनके ड्राइवर के साथ अफेयर था और ड्राइवर उनके 3 बेटियों का पिता था। पर अभी तक ये बात की सच्चाई किसी को पता नहीं चला। जो जज का बंगलो था उसी घटना के बाद वहाँ कोई नहीं रहना चाहा। बहुत साल तक वो बंगलो ऐसे ही पड़ा रहा। बाद में 2017 को सरकार ने उसी जगह को तोड़ के एक नया डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन कोड बनाया। 2023 को उसका उद्घाटन हुआ है, पर अभी तक उस जगह, बंगलो और कहानी को वहाँ के लोग नहीं भूल पाए। एक जज जो लोगों को जस्टिस देते हैं वो खुद इतने भयानक और खतरनाक प्लान और पूरे फैमिली को मर्डर कर सकते हैं, ये कोई सोच भी नहीं पा रहा था। ऐसे सोचते हुए भी डर लगता है। लोग क्राइम करने के लिए इतने नीचे चले जाते हैं कि भूल जाते हैं वो एक्चुअली में है कौन। इस केस के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से जज ने अपनी बीवी और 3 बेटियों का हत्या कर दिया? यहाँ तक वो खुद मर गए पर कारण उन्होंने नहीं बताए, तो कारण क्या हो सकता है आप बताओ। डोंट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियन एंड थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।